नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका अपनी इस क्लास में। और आज की इस क्लास में अपन कलाम एकेडमी के माइनर टेस्ट 4 का जो मैथ्स का सॉल्यूशन है वो इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, टेस्ट हुए काफ़ी दिन हो गया, लगभग सप्ताह भर हो गया है और थोड़ी सी व्यस्तता थी, इस वजह से इसका सॉल्यूशन नहीं करवा पाया। और आज दिन में मैंने इसको सोल्व किया पेपर को, और आज अभी आपके सामने मैं इसको लेकर आया हूँ। ठीक है, तो अभी मेरी थोड़ी ज्वाइनिंग से लेकर रिलेटेड है वो व्यस्तता चल रही है। और ये क्लासेस चल तो रही है, लेकिन जब ज्वाइनिंग होने के बाद में जब मैं वहाँ जाकर रहूँगा तो वहाँ पर भी देखना पड़ेगा कि वहाँ की व्यवस्था कैसी है। अगर वहाँ नेटवर्क की और क्लास लेने की अच्छी सुविधा हुई, क्योंकि क्लास लेने का जो मटेरियल है सारा मेरे पास है, लैपटॉप है, पेन टैब है, ये सारा मैं वहाँ ले जाऊँगा। लेकिन वहाँ नेटवर्क और वहाँ की रहने की व्यवस्था के हिसाब से मैं कोशिश करूँगा आपके सामने आगे भी ये क्लासेस जारी रखने की। ठीक है, और बाकी वो उस पर डिपेंड करेगा कि वहाँ का माहौल किस प्रकार रहता है, किस प्रकार से क्लासें हो पाती हैं। लेकिन जब तक अपन इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और प्रश्न संख्या 91। प्रश्न संख्या 91 क्या दे रखा है कि एक व्यापारी 16% की छूट फुटकर व्यापारी को देता है। ठीक है, एक तो है व्यापारी और एक है फुटकर व्यापारी, इसको ये 16% की छूट दे रहा है। और छूट हमेशा ध्यान रखना किस पर होगी, मार्क प्राइस पर होगी। मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य पर होगी। और फुटकर व्यापारी 10% की छूट 10% की छूट ग्राहक को देता है। ठीक है, ग्राहक को देता है। और ये दोनों छूट पुस्तक पर छपी मूल्य पर है। यदि ग्राहक 270 रुपए पुस्तक के लिए अदा करता है, यानी ग्राहक उसके लिए 270 रुपए देता है, तो व्यापारी को कितना 5% का लाभ होता है। तो पुस्तक का क्रय मूल्य व्यापारी के लिए क्या होगा, यानी इसके लिए इसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं कि एक फुटकर व्यापारी 10% की छूट ग्राहक को देता है। कितने प्रतिशत की, 10% की छूट है वो ग्राहक को देता है। तो यानी कि कोई मार्क प्राइस है, उस पर 10% की छूट दे रहा है, 90/100 दे रहा है। और कितना अदा कर रहा है, 270 रुपये अदा कर रहा है। तो यहाँ से अपनी आ जाएगी मार्क प्राइस। तो यहाँ 0 से 0 काटो, 9 से ये कितनी बार गया, 3 बार। तो मार्क प्राइस अपने पास कितनी आ जाएगी, ये 300 आ गई। मार्क प्राइस अपने पास कितनी आ गई, 300 आ गई। यहाँ तक क्लियर। 10% की छूट ग्राहक को देता है, और ग्राहक इसके लिए कितने रुपए दे रहा है, 270 रुपये दे रहा है। यानी कि 270 रुपये जब दे रहा है ना, तब उसको कितने की छूट मिल रही है, 10 की छूट मिलने के बाद। तो इसकी मार्क प्राइस कितनी आ जाएगी, 300 रुपये आ जाएगी। अब देखो आगे क्या करना है। अब देखो, एक व्यापारी 16% की छूट फुटकर व्यापारी को देता है, यानी कि इस पर 16 रुपए की छूट दे रहा है। यानी कि मार्क प्राइस पर छूट हमेशा मार्क प्राइस पर होती है, और जो छूट मिलने के बाद जो प्राप्त होता है वो हमेशा विक्रय मूल्य होता है। यानी 300 पर कितने प्रतिशत की, 16% की छूट दे रहा है। तो मैं लिख देता हूँ 84/100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो 4×3 12, हासिल की 1 24 और 1 25। तो ये क्या आ गया अपने पास, ये क्या आ गया, एसपी आ गया। ये क्या आ गया, एसपी आ गया। बात समझ में आई। अब एसपी यानी विक्रय मूल्य आ गया। मार्क प्राइस कितनी आ गई, 300 रुपए। एसपी अपने पास कितना आ गया, 252 रुपए। अब क्या है, व्यापारी को 5% का लाभ होता है। यानी कि ये बेचने पर 252 रुपए में जब बेचता है, तब उसको कितने रुपए का लाभ होता है, 5% का लाभ हो गया है इस पर। तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे, जब 252 रुपए का लाभ हो गया है तो क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। यानी कि अपन ऐसे कर लेते हैं कि कोई वस्तु सीपी अपने को नहीं पता है, उस पर कितने का लाभ हो गया, 5% का लाभ हो गया है। लाभ होने के बाद में कितना मिला, 252। तो अपने को क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो इसको काटो,
ये 20 बार कटेगा और ये 21 बार कटेगा। अब इसको काटो 9 बार, तो ये 3 से कटेगा, ये 7 बार, ये 3 से कटेगा 8, 24, 1, 12, 4 बार। फिर यहाँ 7 से 84 को काटो, क्योंकि बराबर में तो कट जाएंगे। और तो ये कटेगा 1 बार, फिर एक 12 बार। ठीक है, तो सीपी अपने पास कितनी आ गई? 12 गुणा ये 20, 12 गुणा 20 कितनी आ गई? 240। 240 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, आगे बढ़े। आसान प्रश्न था। पहले अपन ने मार्क प्राइस निकाला, यानी अंकित मूल्य निकाला। ठीक है, और अंकित मूल्य पर अपन ने 16% की छूट दी, तो अपने पास क्या आ गई? एसपी आ गई। एसपी आ गई तो 5% का इस एसपी पर लाभ प्राप्त हो रहा है। 5% लाभ प्राप्त होने के बाद ये एसपी प्राप्त हो रही है, तो सीपी क्या हो जाएगी? इससे ऐसे निकालना। आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 92। प्रश्न संख्या 92। देखो, प्रश्न दे रखा है कि एक व्यक्ति ने दो घोड़ों में से प्रत्येक को 600 रुपए में बेचा। तो इनमें से एक पर तो हुआ 10% का लाभ और दूसरे पर हुई 10% की हानि। तो पूरे सौदे में उसको क्या प्राप्त हुआ? जब भी एक बात ध्यान रखना, जब भी क्या हो, प्रत्येक यानी कि दोनों वस्तुओं का, जब भी ऐसे प्रश्नों में दोनों वस्तुओं का अगर एसपी समान है, क्या समान है? विक्रय मूल्य समान, एसपी समान है, तो एक फॉर्मूला बनता है एक्स गुणा एक्स बट्टा 100। यानी कि उसमें x% का ही लाभ हो रहा है, एक पर x% की हानि हो रही है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बन रही है। तो इस फॉर्मूले में रखते हैं मान। तो 10% का लाभ हो रहा है, तो मैंने लिख दिया 10, और 10% की हानि हो रही है, बट्टा में लिख दिया 100। तो आंसर कितना आएगा? ये 100 से ये 100 कट गया, तो 1% की हमेशा क्या होगी? हानि। 1% की क्या होगी? हानि। हमेशा क्या होगी? 1% की हानि होगी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आगे बढ़े। देखिए, सिंपल प्रश्न था और ये सबने कर लिया। ठीक है, अपना स्कोर भी बताना कि 30 में से आपने कितने प्रश्न कर लिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चनों की कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट थी। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी। आगे एक प्रश्न आएगा, मैं बताऊंगा, उसके लिए मुझे कैलकुलेटर की सहायता लेनी पड़ी। ठीक है, एक पुस्तक विक्रेता को 10% लाभ पर बेचता है, तो उससे एक पुस्तक विक्रेता पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 4% कम मूल्य में खरीदे और 60 पैसा अधिक मूल्य पर बेचे, तो उससे 18 से 3/4% का लाभ प्राप्त हुआ होता है। तो पुस्तक विक्रेता को लाभ किस मूल्य पर मिला? यानी कि यहाँ पर अपने को सीपी ज्ञात करनी। किस मूल्य पर मिला? तो अपने को सीपी ज्ञात करनी। ठीक है, हो गया था क्या ये बहुत आसान प्रश्नों में से थे। ठीक है, जो जो प्रश्न में बोल रहे हैं करते रहो। सबसे पहले तो एक पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत का? 10% का लाभ हो रहा है। और अगर 100 की कोई वस्तु है, 110 पर बेची। ठीक है, अगर क्या कर दिया उसने? 4% मूल्य कम कर दिया, यानी सीपी में उसने 4% कमी कर दी, तो लाभ क्या हो गया उसको? 18 से 3/4% अधिक प्राप्त हुआ। ध्यान से देखना है। पहले कोई वस्तु 100 रुपए की थी। ठीक है, तो उसने 110 रुपए में उसको बेचा। यदि वह 4% कम मूल्य पर खरीदे, यानी कि यहाँ 4 रुपए कम में खरीदे, तो यहाँ 96 रुपए में खरीदे। कितने में खरीदे? 96 रुपए में खरीदे। तो यहाँ 18 से 3/4%। तो 18 से 3/4 कितने? 18 इसका जो फ्रैक्शन बनाओगे ना, तो इसकी फ्रैक्शन बनेगी 3/16। कितनी फ्रैक्शन बनेगी? 3/16। कितनी बनेगी? क्योंकि 18 दिया, 18 एकम 18, 18 36,
और 18 चौके 72, 72 प्लस 3 75, तो 75/4 परसेंटेज लगाओगे 400, और इसको सोल्व करेंगे तो कितना आया 3/16। ये इसकी फ्रैक्शन बनी, ये इसकी क्या बनी, फ्रैक्शन बनी। तो यहाँ पर छिन्नू में ये क्या कर रहा है, छिन्नू में यहाँ इतने की वृद्धि कर रहा है, यानी 16 पर 3 की वृद्धि कर रहा है, 16 पर 3 की वृद्धि कर रहा है, यानी कितने की, 16 और 3 हो गए 19, 19/16। ठीक है, इसका लाभ प्राप्त हो रहा है। ये कैलकुलेशन समझ में आई क्या, कि पहले वस्तु को 100 रुपए की थी, उसको 110 रुपए में 10% लाभ पर बेचा। अब ये क्या कर रहा है, 4 रुपए तो कम कर रहा है, 4% की कमी कर रहा है, और इतना लाभ कमा रहे, इस पर इतना लाभ कमा रहे हैं। तो इस फ्रैक्शन का मतलब कितना हो गया, 3/16, यानी 16 पर 3 का लाभ कमा रहा है, यानी 19/16। अब इसको सोल्व करो, अब इसको सोल्व करेंगे, 4 से ये 4 बार, 4 से ये 2 बार गया, और 4 बार, यहाँ 6 बार, 6 को 19 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने, 114। अब 100 रुपए की मान लेते हैं, कोई वस्तु 100 रुपए की थी, उसको पहले तो 10% लाभ पर बेचा, फिर उसमें 4% मूल्य कम कर दिया, 96 कर दिया, और 18 से 3/4% के लाभ पर बेचा, तो इतना हुआ। तो इसमें कमी कितने की हुई, इसमें कमी कितने की हुई, 4 की कमी हुई। लेकिन प्रश्न में क्या दे रहा है, कितने कम हुई, यानी कि 0.60 रुपए, यहाँ पैसे में दे रखा है तो मैंने बदल दिया। तो 4 यूनिट किसके बराबर है, 0.60 रुपए के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.60/4। यहां से 2 पॉइंट गया, 2 जीरो लगाए। ज्ञात क्या करना है अपने को, सीपी ज्ञात करना है। तो सीपी कितना है, यहाँ 100 है, तो मैं यहाँ 100 ज्ञात, 2 जीरो से 2 जीरो गया, और 4 से ये 1 बार गया, और यहाँ, तो आंसर कितना आ जाएगा अपने, 15 रुपए इसका आंसर। ठीक, ये भी ठीक प्रश्न था, आसान प्रश्न था, हो गया होगा। बढ़े आगे। देखो मैं जल्दबाजी तो नहीं कर रहा हूँ, आप एक बार बता देना, ठीक है, क्योंकि अपन बीच में बातें नहीं करते, डायरेक्ट चल रहे हैं। तो प्रश्न क्या है कि बहुत जल्दी सोल्व है, मैंने एक दो क्लासें देखी, तो वो 1 घंटे में केवल 10-12 प्रश्न करवा रहे हैं। तो इस हिसाब से तो अपन 1 घंटे में 30 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो काफी ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना। देखते जाना, यदि किसी संपदा की 4/5 भाग का मूल्य है 16,800 रुपये, तो संपदा के 3/7 भाग का मूल्य कितना होगा। यदि किसी संपदा के 4/5 भाग का मूल्य, यानी कि कोई संपदा एक्स मान लेते हैं, उसका जो 4/5 भाग है ना, उसका मूल्य तो कितना है, 16,800। कितना है, 16,800। काटो इसको, ये 4 बार, ये 2 बार, ये 4200। 4200 को 5 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये 2 जीरो तो आ गया, 5 को 2 से गुणा किया, 10 चल गई, एक 20, और एक 21,000। कितना आ गया, 21,000। ये किसका मूल्य आया, एक्स का मूल्य आया, इस संपदा का मूल्य। अब इस संपदा का 3/7 भाग ज्ञात करना है, तो यहाँ 21,000 का 3/7 बताना है, तो 7 21, तो 3 को 3 से गुणा किया, 9,000। कितना आ गया आंसर इसका, 9,000। ए आंसर है वो, सही हो जाएगा। ये भी ठीक प्रश्न, आसान प्रश्न। अभी जो पहले प्रश्न किया है उसके जैसा जैसा 95 प्रश्न, 95 नंबर का प्रश्न उसके जैसा है। प्रश्न क्या दे रखा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। तो मैं कर रहा हूं, 100 की वस्तु है, और कितने में बेच रहा है, 20% लाभ पर बेच रहा है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता है, यानी कि 100 की जगह वो 80 रुपए में ही खरीद रहा है, 80 रुपए में ही खरीद रहा है, तो 5 रुपए कम में बेचता है, और इसे 25% का लाभ होता है। इस पर कितने का लाभ होता है, 25% का लाभ होता है। 25% का, 25% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 25 का मतलब 4, 4 पर 1 का लाभ हो रहा है, यानी कि 80 इंटू 5/4, तो कितने हो गए, 20, और 20 पंजे कितने हो गए, 100 हो गए। तो यहाँ ये 100, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है, वापस से देख,
एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यानी कि 100 की वस्तु है 120 में बेच रहा है। अब क्या कर रहा है भाई, इससे 20% कम में खरीदता है, यानी कि 100 की जगह 80 में ही खरीद रहा है, और उससे कितने का लाभ हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है, यानी कि 80 पर 25% का लाभ हो रहा है, मतलब 100 रुपए। 5 रुपए कम में बेचता है, तो 5 रुपए कम में बेच रहा है। यहाँ कितना कम में बेच रहा है, 20 यूनिट कम। 20 यूनिट किसके बराबर हो गई, 5 रुपए के बराबर। तो मुझे बताओ 1 यूनिट का मूल्य कितना हो गया, 5/20। ज्ञात क्या करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, नहीं इंटू क्या कर देंगे, 100। यहाँ से काटो 5 बार, 5 को 5 से गुना किया, कितना आ गया, 25 रुपये। 25 रुपये किस ऑप्शन में है, या इस ऑप्शन। ठीक है, सेम टू सेम प्रश्न है 93 नंबर वाले प्रश्न। ठीक है, अब आता है 96 नंबर प्रश्न, 96 नंबर का प्रश्न। देखो इस प्रश्न को, प्रश्न में क्या दे रखा है, राहुल ने 1500 रुपए, राहुल ने 1500 रुपए का स्टॉक इन शेयर खरीदा। जब उसका मूल्य दोगुना हो गया, तो उसमें से उसने 2/3 तो बेच दिया, और उसने शेष स्टॉक क्रय मूल्य के 5 गुना में बेचा, तो उसका कुल मुनाफा कितना। ठीक है, 1500 रुपए का स्टॉक था, जब उस स्टॉक का भाव 2 गुना हो गया, तो उसने 2/3 बेच दिया, यानी कि इसका 2/3 भाग जो है उसने 2 गुना में बेच दिया, और उस शेष यानी कि बचा हुआ 1/3 भाग है उसने 5 गुना में बेचा, तो उसको पूरा मुनाफा कितना हुआ। ध्यान से देखना। ठीक है, 1500 का जो 2/3 भाग है, जो 2/3 भाग है, 2/3 भाग कितना हो जाएगा, यहाँ 5, और 5 को 2 से गुना किया तो 1000। तो ये 1000 का जो स्टॉक है, ये तो इसने बेचा है 2 गुना में। कितना में बेचा है, 2 गुना में, यानी कि 1000 का इसने 2000 रुपए में बेच दिया। 1000 रुपए था, और यहाँ इसको इतने में बेच दिया, यानी ये सेलिंग प्राइस हो, और ये इसकी सीपी मान। अब 1500 बेच दिया, शेष कितना बचा है अभी, शेष बचा है 500। शेष कितना बचा है, 500। 500 को क्या किया उसने, 500 को उसने 5 गुना में बेच दिया, 5 गुना में बेच दिया। 500 का उसने कितना लिया है, 5 गुना, यानी 2500 में बेच दिया। कितने में बेच दिया, 2500 में बेच दिया। तो मुनाफा बताओ। तो यहाँ सेलिंग प्राइस कितना हो गया, यहाँ कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 1500 रुपये था इसका। ठीक है, और बेचा कितने में है, 4500 रुपये में बेचा है। तो मुझे बताओ मुनाफा कितने का हुआ, मुनाफा कितने का हुआ, 3000 रुपये का। मुनाफा कितने का हुआ, 3000 रुपये का हुआ। ठीक है, कर लिया था क्या ये प्रश्न, आसान प्रश्न था, आसान प्रश्नों में से था, ये गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2/3 यानी कि 1000 भाग तो उसने 2 गुना में बेच दिया, बाकी बच्चा जो शेष भाग यानी 500 बचा है, उसको उसने 5 गुना में बेच दिया। 500 का 5 गुना कितना, 2500 में बेच दिया। तो यहाँ पर शेयर खरीदा कितने था, क्या 1500 में, और बेचा कितने में, 4500 में। तो कितने का मुनाफा हुआ, लाभ हुआ, 3000 रुपये का इसको लाभ हो गया। ठीक है। हम्म। प्रश्न संख्या 97। प्रश्न क्या संख्या क्या दे रखी है, 97 जरा पढ़ना, तब तक मैं इसको सेट कर लेता हूँ। देखो प्रश्न दे रखा है कि ए एक साइकिल को 20% लाभ पर बी को बेचता है, बी उसे 25% लाभ पर सी को बेचता है, और सी अपनी ओर से 225 रुपए का भुगतान करता है। तो ए के लिए साइकिल की लागत मूल्य क्या होगा। ठीक है, एक साइकिल है, यहाँ बी को देता है और सी को देता है। सबसे पहले तो फ्रैक्शन बना लो इसको। 20% का मतलब क्या हो गया, 20% का मतलब हो गया 1/5, और 25% का मतलब क्या हो गया, 25% का मतलब हो गया 1/4। यहाँ ए है वो बी को 20% लाभ पर बेच रहा है,
यानी कि यहाँ 5 पर 1 का लाभ लेकर बेच रहा है, यानी कि 5 की वस्तु थी और यहाँ बी को कितने में बेच रहा है, 6 में बेच रहा है। बी उसे 25% लाभ पर बेच रहा है, यानी कि कोई वस्तु 4 की थी और उसको 1 का लाभ लेकर 5 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, तो इस अनुपात को पहले तो हल कर लो। तो यहाँ पर 6 लिख दिया और यहाँ पर 4 लिख दिया। इसको जब सोल्व करेंगे, 20, 24, 30। अब क्या कर रहे हैं, सी अपनी ओर से 225 रुपए दे रहा है। यहाँ अनुपात में तो 30 दे रहा है और उधर कितने दे रहा है, 225। तो एक यूनिट का मान कितना आ गया, 225/30। पूछा किसका है, उसका गुणा कर दो। ए के लिए साइकिल का लागत मूल्य, तो ए के लिए साइकिल का लागत मूल्य कितना है, 20 रुपए। तो यहाँ 20 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। 0 से ये 0 गया, 3 से काटो, 7 21 और 5 15। तो 75 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया, 150 रुपये आ गया, 150 रुपये। ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बढ़िया। आगे अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 98, 98 नंबर का प्रश्न। ये मिटा देता हूं। तब तक प्रश्न पढ़ो। प्रश्न क्या दे रखा है कि समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियों को 450 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचने पर 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो एक घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। एक घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। एक घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो सिंपल सा जो प्रश्न में दे रखा है ना, वो देखो कि 14 घड़ियों का क्रय मूल्य कितना है, 450 रुपये है। ठीक है, तो बेचने पर 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, यानी कि 14 पर 4 का लाभ हो रहा है, इंटू सीपी हो जाएगा, इंटू सीपी हो जाएगा। यही हो गया ना, 14 घड़ियों का को 450 रुपये में बेचने पर 18 घड़ियों का मूल्य उसके क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। यही समीकरण बनेगा। अभी समीकरण को क्या कर दो, सोल्व कर दो। सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 14 × 450 बराबर 18 इंटू सीपी। 18, यहाँ 14 से ये 7 बार, ये 9 बार, 9 पंजे 45। ठीक है, 7 पंजे 35, 300, 350 रुपये क्या आ गया इसका क्रय मूल्य। 350 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर। ठीक है, प्रश्न संख्या 99। तो इससे आसान तो क्या ही लोगे आप। ठीक है, कुछ प्रश्न बहुत आसान थे लेकिन कुछ प्रश्न जटिल थे, वो आगे आएंगे। 9 संतरों का विक्रय मूल्य 12 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है। 9 संतरों का विक्रय मूल्य 12 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो मुझे बताओ सीपी और एसपी का अनुपात क्या हो जाएगा। पहले तो यहाँ से ये काट दो 4 बार, ये कटेगा 3 बार। तो सीपी ऊपर गया है, सीपी यानी कि इसका विपरीत कर दो। इसका क्या कर दो, विपरीत। जो एसपी के गुणा में था वो 3 ऊपर आ जाएगा और सीपी के गुणा में था वो एसपी के बराबर आ जाएगा। यानी कि सीपी 3 रुपए में कोई वस्तु 4 में बेची। तो ज्ञात क्या करना है, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, 1/3 इंटू 100। तो कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3%। बढ़िया। आगे अब प्रश्न संख्या 100 देखना। लाइट चली गई। एक कमीज को 600 रुपए में बेचने पर, एक कमीज को 600 रुपए बेचने पर एक व्यक्ति को उसके क्रय मूल्य के 1/6 का नुकसान होता है। यानी कि अब परसेंट में नहीं दे रखा है, फ्रैक्शन में दे रखा है, भिन्न में दे रखा है। अगर परसेंट में दे रखा होता तो भी अपन फ्रैक्शन में बदल देते, और यहाँ फ्रैक्शन में सीधा दे रखा है। क्रय मूल्य पर 1/6 लाभ पाने के लिए उसे कमीज को कितने में बेचनी पड़ेगी। क्रय मूल्य पर के क्रय मूल्य के 1/6 का नुकसान होता है, यानी 1/6। तो ये तो क्या हो गया, सीपी हो गया, और यहां पर ये क्या हो गया, नुकसान हो गया इसको बेचने पर, 600 रुपए में बेचने पर। यानी कि कोई वस्तु
6 की है, नुकसान पर बेची है, तो वो कितने में बेची होगी? 7 पर बेची होगी। अब सॉरी, सीपी है 6 और इसको नुकसान पर बेची है तो कितने में बेची होगी? इसको 5 में बेची होगी। किसमें बेची होगी? 5 में। ये तो क्या हो गया इसका सीपी, ये क्या हो गया एसपी। 6 की वस्तु एक के लॉस पर बेची तो 5 में बेची, लेकिन यहाँ पर कितने में बेची है? 600 रुपये में बेची, यानी कि 5 यूनिट का मान कितना हो गया? 600 के बराबर। मुझे बताओ एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 600/5 हो जाएगा। 600/5 हो जाएगा। तो 600/5 हो गया तो कितना हो गया? 120। 120 रुपए। अब क्या कर रहा है? क्रय मूल्य पर 1/6 का लाभ पाने के लिए कितने में बेचनी होगी? तो 1/6 लाभ, यानी कि सीपी तो रखना 6, अब इस पर ए क्या करना है? प्रॉफिट करना है। यानी कि 6 की वस्तु अब कितने में बेचनी है? 7 में बेचनी है। 6 की वस्तु अब कितने में बेचनी है? 7 में बेचनी है। सीपी दोनों में बराबर है, तो 120 का, यानी कि 1 यूनिट बराबर 120 है, तो 7 यूनिट बराबर कितनी हो जाएगी? तो 7 यूनिट बराबर कितनी हो जाएगी? यहाँ गुणा करेंगे तो 84 और ये 0, 840 रुपये। 840 रुपये। ठीक, समझ में आ गया क्या ये प्रश्न? आसान था ना? कि पहले तो 6 पर 1/6 का नुकसान हो रहा है, यानी 6 की वस्तु 5 में बेच रहे हैं। ठीक है, और 5 यूनिट यहाँ किसके बराबर दे रखा है? 600 रुपये के बराबर दे रहे हैं, तो एक यूनिट के निकाल लिया। फिर क्या हो रहा है? 6 पर 1 का लाभ हो रहा है, यानी 6 की वस्तु 7 में बेच रहे हैं। एक यूनिट का मान 120 था, तो 7 यूनिट का मान कितना आ गया? 840। अब देखो प्रश्न संख्या 101। एक वस्तु को 19.50 में बेचने पर एक आदमी को 30% का मुनाफा होता है। एक आदमी को 30% का मुनाफा होता है। 30% की फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया? 30 का मतलब हो गया 3/10, यानी कि 10 की कोई वस्तु है और 3 का उसको इस पर क्या हो रहा है? मुनाफा हो रहा है। यानी कि 10 की कोई वस्तु थी और 3 का मुनाफा हो रहा है, 13 रुपए इस पर इसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। 40% का मुनाफा कमाने के लिए 40% का मुनाफा कमाने के लिए कीमत कितनी परसेंट बढ़ानी होगी? कितनी परसेंट बढ़ानी होगी? तो ये तो हो गई इसकी सीपी, ये हो गई एसपी। तो पहले पर 30% का मुनाफा हो रहा है, तो कितना रुपए में? यानी कि 10 रुपए की वस्तु को 13 में बेच रहा है, और यहाँ पर कितने में बेच रहा है? 19.5 में, यानी कि 13 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? 19.5। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 19.50/13। ठीक है, और 13। तो मुझे बताओ यहाँ क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य कितना है? 10 से इसको क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। पॉइंट हटाया, 2 जीरो लगाए, एक जीरो से ये जीरो गया, एक जीरो से ये जीरो गया। 13 को काटो, 13 से ये कितनी बार? एक बार कटा, एक बार कटा तो 6 और 13.65, तो 15 रुपये। कितना रुपए? 15 रुपये। ये प्राप्त क्या हुआ है अपने को? सेलिंग प्राइस प्राप्त हुआ है रुपए में। वापस से समझना, अभी तक हम 40% वाले मुनाफे पर नहीं आए। अपने ने क्या किया है कि एक वस्तु को 19.50 रुपए में बेचने पर एक आदमी को 30% का मुनाफा हुआ, यानी कि 30% का मतलब होता है 3/10, 10 पर 3 का लाभ। इन 10 की वस्तु को 3 पर लाभ यानी 13 पर बेचा, और यहाँ पर कितने में बेच रहे हैं? 19.5 रुपए में, तो 13 यूनिट 19.5 के बराबर, तो एक यूनिट का मान कितना हो गया? एक यूनिट का मान ये हुआ। तो अपने को ज्ञात करनी है कॉस्ट प्राइस, तो कितना आ गया कॉस्ट प्राइस? 10 से गुणा करने पर 15 रुपये। अब इस 15 रुपये पर क्या करना है? 40% का लाभ। तो 40% का लाभ का मतलब कितना हो गया? 40% का लाभ का मतलब हो गया 2/5, यानी 5 पर 2 का लाभ। तो 15 गुणा 7/5, तो यहाँ से 3 बार, 3 बार 7 21, तो कितना आ जाएगा? 21 रुपये। कितना आ जाएगा? 21 रुपये। तो कितने का, कितनी कीमत बढ़ानी होगी? कितनी कीमत बढ़ानी होगी? पहले कितनी थी? 19.5, अब कितनी हो गई? 21.5। तो कितनी बढ़ाई? कितनी? 1.5 रुपये। कितनी? 1.5 रुपये। ठीक है, आगे बढ़े। क्या हुआ रे? गड़बड़ हो गया।
ठीक है। हम्म। ठीक है, बढ़िया। आगे अब प्रश्न संख्या दे रखी है, किसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने पर एक आदमी को 30% की हानि हुई और 30% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा। ठीक है, ये ऐसा ही प्रश्न है और बहुत आसान प्रश्न है। 700 रुपये में बेचने पर एक आदमी को 30% का की हानि हुई। 30% की हानि, 30% का मतलब ही कितना हो गया, 30% की फ्रैक्शन कितनी बन जाएगी, 3/10। 10/3 की हानि, यानी कि वस्तु 10 की थी, 3 पर हानि हुई, नहीं 7 में बेची। तो 7 में यहां बेची, 7 यूनिट किसके बराबर है, 700 रुपये में। तो यहाँ 7 यूनिट 700 के बराबर, तो 1 यूनिट का मतलब कितना हो गया, 100 रुपये। तो मुझे बताओ, पहले तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो सीपी कितनी हो जाएगी, सीपी हो जाएगी 100 × 10, तो कितनी हो गई, 1000 रुपये। कितनी हो गई, 1000 रुपये। अब इस पर क्या करना है, तो 30% का लाभ कमाना है। 30% का लाभ कमाना है, यानी कि 13/10, जीरो से जीरो गया, कितना आंसर आ जाएगा, 1300। कितना आंसर आ जाएगा, 1300। सेम प्रश्न है ऊपर वाले के जैसा। ठीक है, ये प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए और ऐसा ही प्रश्न पूछेगा। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 103। प्रश्न संख्या 103 क्या दे रखी है कि किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 40 अधिक है, तो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। एक्स मान लेते हैं लड़के और वाई मान लेते हैं गर्ल्स, लड़कियां। तो लड़के और लड़कियां मिलाकर कितने हैं, 360। बात आई समझ में, ठीक बात। अब क्या कह रहा है कि लड़कों की जो संख्या है, लड़कों की जो संख्या है वो लड़कियों से कितनी अधिक है, 40 अधिक। यानी कि लड़कियों से कितनी अधिक है, 40 अधिक है। ये समीकरण बनाना सीख जाना। तो x माइनस वाई बराबर कितने आ गए, 40। और यहाँ x प्लस वाई बराबर कितने हैं, 360। और x माइनस वाई बराबर कितने हैं, 40। सोल्व करते हैं, y से y कट गया, x और x कितने हो गए, 2x। और 360 और 40 कितने हो गए, 400। तो x का मान कितना आ गया, x का मान कितना आ गया, 200। x का मान 200 है, तो y का मान निकालो। तो y का मान कितना आ गया, यहाँ 200 रखा और 200 में से 40 गया, 200 में से 40 गया तो यहाँ आ गया 160। अब क्या करें, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी लड़कियों की संख्या कहाँ रखनी है, जिसके पीछे का आता है ना वो नीचे रखनी है। तो लड़कियों की संख्या नीचे रखनी है, तो लड़कियां क्या थी, वाई, तो 160। और लड़कों की संख्या कितना प्रतिशत है, 200 ऊपर रखना है, और गुणा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जीरो से ये जीरो गया, और चार से ये चार, और यहाँ 5 बार, और इसको इसके का 4 से ये कटेगा 25 बार। तो 25×125, 25×125। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर सही। ठीक है, बरसात आ रही है बाहर, मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, अंदर लाइट नहीं है, गर्मी में मैं क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, अभी प्रश्न अभी काफी बचे हैं, मतलब 105 नंबर हुआ, 120 प्रश्न, 16 प्रश्न, 17 प्रश्न बचे। चलिए करते हैं इसको। ठीक है, लैपटॉप भी डिस्चार्ज हो सकता है, बस ये क्लास हो जाए। उसके बाद कल अपन लेंगे वो क्लास, कौन सी, जो अपन ने मैथ्स की सीरीज स्टार्ट की है ना, वो वाली, जिसमें कल वर्गमूल से संबंधित करेंगे अपन ने। देखो ए का, प्रश्न संख्या 104। तो ए का 18%, ये सिंपल प्रश्न है, नहीं इसको मैं फटाफट ही कर रहा हूँ। ए का 18%, यानी ए का 18% बराबर किसके हैं, बी के 24% के। और फिर क्या है, ये तो हो गया एक एक बार, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 6 से ये 3 बार, और 6 से ये 4 बार। तो मुझे बताओ ए बटा बी का मान कितना आएगा, ए बटा बी का मान कितना आएगा, ए बटा बी का मान कितना आएगा, 4/3 आया। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, बी का 15%, यानी बी का 15% बराबर, बी का 15% बराबर
बी का 15% और बराबर है सी के किसके 12%। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 से 3 से ये 5 बार, 3 से ये 4 बार। तो मुझे बताओ यहाँ बी बटा सी कितना हो जाएगा, बी बटा सी कितना हो जाएगा, 4/5, 4/5, 4/5। अब पूछा क्या है, ए सी का कितना प्रतिशत है, ए सी का कितना प्रतिशत। 4/3। हाँ, तो मुझे क्या करना है, यहाँ से जो कॉमन आ रहा है ना उसको बराबर करना है। यहाँ बी का मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और इधर बी का मान कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इनको करना है बराबर। तो बराबर करने के लिए इसको मैं 4 से गुणा कर देता हूँ और इसको मैं 3 से गुणा कर देता हूँ, यानी कि बी का मान अपने को बराबर कर देना है। तो यहाँ 16/12 और यहाँ कितने हो गए, 12/15। तो ये बी का मान है वो बराबर हो गया। अब क्या पूछा है, बराबर मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ ए और बी और सी का अलग अलग मान लिख सकते हैं। तो ए का मान कितना आ गया 16, बी का मान कितना आ गया 12 और सी का मान कितना आ गया 15। तो पूछा है ए सी का कितना प्रतिशत है, ए जो है वो सी का कितना प्रतिशत है, यानी कि कितना प्रतिशत है। इनको जब सोल्व करेंगे, ये 3 बार 5 से, ये 5 से, ये 20 बार कटा, ठीक है। तो जब इसको 16 को 2 से गुणा किया, 320/3, 320/3। तो करो, इसको सोल्व करो। 3 एकम 3, फिर 0, 18, 18 और 2/3%। तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। हो गया, बढ़े आगे। प्रश्न संख्या 105, प्रश्न संख्या 105, प्रश्न संख्या 105। क्या दे रखा है कि किसी शहर की आबादी में पहले वर्ष, शहर की आबादी में पहले वर्ष 20% की कमी होती है और दूसरे वर्ष कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाए कि संख्या में कोई परिवर्तन ना हो। मतलब कोई मान लेते हैं 100 संख्या थी, उसमें पहले वर्ष तो कितनी हुई, 20% की कमी हो गई, और दूसरे वर्ष क्या हो गई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो, यानी इसमें कुछ x प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी ताकि जनसंख्या में क्या हो, कोई परिवर्तन नहीं हो, 100 की 100 रहे। तो यहाँ 0 से 0 गया, और यहाँ 1 से 1 गया। तो अब 8 को 100 से गुणा किया तो 800, प्लस 8 को x से गुणा किया तो 8x, और बराबर 10 को इधर गुणा करेंगे तो ये 1000। तो 8x बराबर 1000 में से 800 गया तो 200, 4 से ये 2 बार, 4 से ये, और यहाँ कितना आ जाएगा 25। तो x का मान कितना है, अभी 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो 4 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बढ़ते प्रश्न से। ये सिंपल प्रश्न थे इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है ना। ये बहुत आसान प्रश्न में से आसान प्रश्न। अब देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, यानी कि किसी व्यक्ति की आय 100 रुपए थी, ये तो क्या हो गई, आय थी, और अब इस आय में से खर्च कितनी करता है, 75 खर्च कर देता है। तो बचत कितनी होगी इसकी, तो बचत कितनी होगी, 25 रुपए बचाता है। अब क्या करती है, इसने आय में 10% की वृद्धि कर दी, यानी ये आय तो कितनी कर दी, 110। तो अब इसका 75% खर्च कर रहा है, तो 110 का 75% कितना होगा। तो मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे सोल्व किया हुआ है, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो 175 का जो 110 का जो 75% है, इसका जो 75% है वो कितना हो जाएगा, 82.5। तो बचत कितनी हो जाएगी अपने, 27.5 की। पूछा क्या है, बचत में के प्रतिशत में क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी पहले 25 की बचत थी, अब कितने की है, 27.5 की बचत हो रही है। तो कितनी वृद्धि हुई, 2.5 की, किस पर, 25 पर। तो 100 पर कितनी, 25 चौके 100। तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10% की वृद्धि हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 10% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक, देखो मैं कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि मैंने जब सोल्व कर लिया है तो मैं डायरेक्ट आपको यहाँ कैलकुलेशन यहाँ ही लिखूंगा, ठीक है ना।
क्योंकि टाइम बचेगा। लाइट नहीं है, और लाइट नहीं है तो लैपटॉप कभी भी डिस्चार्ज हो सकता है, इसलिए मैं ज़्यादा जल्दी करने की कोशिश करूंगा। फिर कोई प्रश्न छूट जाएगा, वापस से क्लास लेना थोड़ा मुश्किल होगा, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आज पूरे प्रश्न करवा दूँ। और जो थोड़ा डिटेल में होगा, जो थोड़ा अच्छा मुश्किल होगा, उसको मैं अच्छे से समझाऊंगा। ये सिंपल प्रश्नों में से, यदि किसी चुनाव में डाले गए मतों के 25% मत क्या हो गए, अवैध घोषित कर दी, यानी कुल 100 मत थे, 100 में से कितने अवैध कर दिए, 25 अवैध कर दिए, अवैध कर दिए, तो वैध मत कितने हो गए, 75 हो गए। वैध मत कितने हो गए, 75। अब वैध मतों का 56% प्राप्त है, वो जीतने वाले ने प्राप्त किया, यानी कि जो जो विन हुआ है उसने कितना प्राप्त किया, 56% प्राप्त किया। कितना प्राप्त किया, 56% प्राप्त किया। तो 75 का 56% कितना होता है, 42 होगा। 75 का 56% कितना होगा, 42 होगा। मैंने सोल्व कर लिया है, आप ये से 56/100 कर लेना, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो 42 होगा। तो 56% प्राप्त हुआ। यदि दोनों में, तो इसको हारने वाले को कितना होगा भाई, 75 में से 42 इसको प्राप्त हो गया, तो हारने वाले को कितना हो गया, 33 प्राप्त। ये लॉस वाले। अब दोनों उम्मीदवार, यदि दोनों उम्मीदवार, दो ही उम्मीदवार है, तो कुल कितने मत डाले गए, यानी कि कुल कितने मत डाले गए, ये 100 ज्ञात करना है। जीत और हार का फैसला कितना है, 1800 का है। इधर फैसला कितना है, इधर फैसला कितने का है, 9 का है। और अपने यहाँ फैसला कितने का, 1800 का। तो एक यूनिट का मान कितना हो गया, एक यूनिट का मान 200 हो गया। तो 100 यूनिट का मान कितना हो गया, 20,000। तो आंसर क्या आ जाएगा अपने, 20,000 इसका सही आंसर। अब देखो, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% ए को देता है, 40% ए को देता है। तो कोई व्यक्ति है जिसके पास 100 रुपए की क्या है, संपत्ति है। 100 रुपए की संपत्ति है, तो ये ए को कितने दे दी, 40 दे दी। अब इसके पास कितनी बची है भाई, 60 बची है। अब शेष बचे का 25% वो किसको दे देता है, बी को दे देता है। यानी 60 का 25%, 60 का 25% वो बी को दे देता है। 0, 5 से 5, यहाँ से 2, 2 से ये 3, तो 15 किसको दे दी इसने, बी को दे दी। 15 किसको दे दी, बी को दे दी। अब 60 में से 15 बी को दे दी, तो इसके पास अब शेष कितनी बची है, शेष कितनी बची है, तो शेष बची है इसको 45 बची है। अब शेष बचे राशि का वो 50% सी को देता है। शेष जो 45 बची है उसमें से 50% यानी इसका आधा, तो इसकी आधी किसको दे देता है, सी को दे देता है। अब उसके पास कितनी बचेगी, तो भाई 45 में से इसको दे दी 22.5, तो शेष अब इसके पास कितनी बचेगी, 22.5 ही बचे। यहाँ 22.5 यूनिट बची, और प्रश्न में कितना दे रखा है, 2160 दे रखा है। तो मुझे बताओ एक यूनिट का मान कितने हो जाएगा, 2160/22.5 बचा। तो संपत्ति कितनी थी, तो कुल संपत्ति कितनी थी, यानी कि कुल संपत्ति कितनी थी, तो इंटू 100 करना है। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो और लगेगा। अब 25 से जब करेंगे, तो 25 10 से तो 250 होता है, तो 25 9 में कितने हो जाएंगे, 225। और यहाँ 25 चौके 100, तो ये 40 बार कटा। 9 से इसको काटो, 9 से 2 बार गया 18, 18 9 चौक 36, 204। 24 इंटू 40 कितने हो जाएंगे, 24 इंटू 40 कितने हो जाएंगे, 9,600, 9,600। तो कुल संपत्ति कितनी है इसके पास, 9,600। हो गया ये भी। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 109 नंबर, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। गड़बड़ कहाँ है वो भी मैं बता रहा हूँ। देखो, हो सकता है आपका आंसर आ गया होगा, लेकिन मैंने जिस तरीके से किया और जैसे कोशिश की, तो मुझे लगता है कि जैसे प्रश्न दे रखा है कि किसी परीक्षा में गणित में 65% विद्यार्थी और अंग्रेजी में 75% विद्यार्थी। प्रश्न दे रखा है कि किसी परीक्षा में 65% विद्यार्थी तथा अंग्रेजी में 75% विद्यार्थी असफल हुए, फेल हुए। तो दोनों
विषयों में 48% विद्यार्थी असफल हुए। यदि दोनों पर मिलाकर यहाँ कुल विद्यार्थियों की संख्या होती, यहाँ क्या होती, विद्यार्थियों की संख्या होती, क्या होती, विद्यार्थियों। तो अब तो या तो फेल होने वालों की संख्या होती या फिर पास होने वालों की संख्या होती। अब मैंने दोनों तरीके से किया, तो दोनों तरीके से ठीक है। 48% यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। फिर हम क्या ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले तो अपन पास होने वाले विद्यार्थियों की या फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो भाई दोनों विषयों में फेल कितने हुए? दोनों विषयों में फेल कितने हुए? तो गणित में विद्यार्थी कितने फेल हुए? 65%। और अंग्रेजी में कितने हुए? 75। और माइनस दोनों में कितने हुए? 48। तो दोनों विषयों में फेल होने वाले 75 कितने हो गए? 70, 140। 140 में से 48 गया तो कितना बचेगा? 12%। ये तो दोनों विषयों में क्या हुए? फेल। तो पास कितने हुए? तो पास हुए हैं 8%। कितने हुए हैं? 8%। अब ये 8, अगर बोल देना कि दोनों में 8 यहाँ पास है, तो 48% अगर पास, 48 विद्यार्थी अगर दोनों में पास हुए, यहाँ अगर ऐसा लिखा हुआ होता तो 48% किसके बराबर कर देते? 48 के तो एक किसके? 48/100। यहाँ पूछ रहे हैं कुल कितने विद्यार्थी थे, तो इंटू क्या कर देते? नहीं नहीं, 8, सॉरी, क्या कर दिया गड़बड़। यानी 8% है 48 के बराबर, तो 1% की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी? 48/8। और ज्ञात क्या करना है? कुल विद्यार्थी, तो बटा 100 करते। ठीक है, तो यहाँ से कितनी? 648। तो यहाँ उत्तर आता 600 विद्यार्थी। कितना आता? 600 विद्यार्थी। ठीक है, अगर कुछ ऐसा करते और इसमें अगर कोई और चेंज करते तो और आंसर आता। तो ये थोड़ा सा है वो देखना आप, और किसी के सही आंसर आ गया तो भी बताना। प्रश्न संख्या 110। ठीक है, वर्षा तो जोरदार आ गई। किसी भिन्न का अंश हर से 4 कम है। तो भाई यहां कर रहा हूं मैं, किसी भिन्न का अंश, जैसे हर 4 है तो अंश क्या है इससे? 4 कम है। ठीक है, ये हो गई। और अंश में 32% की वृद्धि कर रहे हैं, यानी कि 132 की, तथा हर में 75% की वृद्धि कर रहे हैं, यानी 175। यहाँ 132/100 होता है, यहाँ 175/100 होता, तो 100 से 100 डायरेक्ट कट जाता। तो परिणामी भिन्न अपने पास क्या होगी? 12.25। गुणा करो, काटो इसको। इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगी? ये 7 बार कटी, ये 7 बार। और 12 से ये 6 से कटी 2 बार, और ये 2 बार। और यहाँ 6 से ये 2 बार, 2 से ये 2, 11 बार कटा। तो आंसर यहाँ x-4, और x बराबर कितना हो गया? 7 ऊपर गया और 11 नीचे आया। और वज्र गुणा करो, तो 11x-44 बराबर 7x। तो 7 से 11 यानी 4x बराबर 44। तो x का मान कितना आ गया? 11। तो अब इसमें रखो, 11 - 4 तो कितने हो गए? 7, और नीचे 11। तो कितना आंसर आ जाएगा? 7/11। 7/11। ठीक है, मैंने यहां तक क्यों गया? मैं, मुझे नहीं समझ में आया क्यों गया, क्यों गया। ये तो आ ही गया था, ये तो आ ही गया था, मैं नीचे ही क्यों गया? ठीक है, 110 में 1। कई बार क्या होता है, थोड़ा ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में आगे चले जाते हैं। अब प्रश्न संख्या 111। अब मैं जब इस प्रकार के प्रश्न को देखता हूं तो मुझे चक्रवर्ती ब्याज वाले प्रश्न, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले प्रश्न याद आते हैं। ठीक है, तो उनको उसी तरीके से करना होता है कि 4 वर्ष पूर्व किसी शहर की आबादी 45,000 थी, और निश्चित दर से बढ़कर 6,000 नहीं 60,000, बढ़कर 60,000 हो गई। तो बताएं 4 वर्ष बाद शहर की आबादी कितनी हो जाएगी? 4 वर्ष बाद शहर की, इसमें मैं कंपाउंड इंटरेस्ट वाले तरीके से ही करूंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले तरीके से करूंगा, जिससे ये हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ, तो देखो, 4 वर्ष पूर्व किसी शहर की आबादी 45,000 थी, यानी कि 45,000 थी, ये 45,000 थी। अब निश्चित दर से बढ़कर कितनी हो गई है? यानी कि यहाँ 100 प्लस किसी दर से बढ़ी है, और कितने वर्ष तक बढ़ी है? 4 वर्ष तक बढ़ी है, और कितनी हो गई है? 60,000 हो गई। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो, और यहाँ 15, 15 चौके 60। तो 100 + R/100,
की घात 4 बराबर कितनी हो गई, 4/3, 4/3। अब क्या कर रहा है, अब 60,000 है और अगले 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी, यानी कि 60,000 में इसी दर से बढ़ रही है। किस दर से, इसी दर से बढ़ रही है। तो यहां कितनी हो जाएगी, अब मुझे बताओ। 100 प्लस R/100, घात 4 को ऐसे ही रखना है और यहाँ 60,000 को नीचे ले आना। अब ये और ये बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां मैं लिख दूं 4/3 किसके बराबर हो जाएगा, X/60,000। तो यहाँ 3 से ये 2 बार गया और 2 को यहाँ आज 4 से गुणा करेंगे तो कितना मान आ जाएगा, 80,000। कितना मान आ जाएगा, 80,000 आ जाएगा। यानी कि ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। फटाफट कर रहे हैं, ठीक है, फटाफट ही कर रहे हैं। यहां ये प्रश्न देखो, ये प्रश्न है कि नवीन अपना बेट और बॉल बबलू को बेच देता है, ठीक है, और बेट पर उसे 20% का लाभ हो रहा है, और किंतु बॉल पर उसे बेट का आधा मूल्य दिया तो उसे 20% की हानि हुई। संपूर्ण व्यवहार में उसे 20% का लाभ होता है, बेट और बॉल का कुल मूल्य ज्ञात करो। कर लिया था क्या ये प्रश्न, नहीं किया तो अभी करवाते। थोड़ा सा आसान बनाओ, जो प्रश्न में दे रखा है ना वैसे वैसे करते जाओ, बस अपने को क्या करना है वैसे। तो यहाँ मैं इसको थोड़ा खिसका देता हूँ, ठीक है। कि नवीन अपने बेट और बबलू को बेच देता है। मान लेते हैं बेट का मूल्य था, ये तो है बेट, बेट 100 रुपए का था और बेट पर वो कितना का लाभ कमा रहा है, 20 का लाभ कमा रहा है, 120 रुपए में बेच रहा है। किंतु बोल जिसके लिए बेट का आधा मूल्य दिया है, यानी कि बोल का मूल्य कितना है, 50 रुपए, इसका आधा मूल्य, उसको वो कितने में बेच रहा है, 20% की हानि पर बेच रहा है। यानी कि 50 पर 20% की हानि, 50 पर 20%, 20% का मतलब हो गया 1/5, यानी कि 4/5। तो कितना हो गया, 40 में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, 40 में बेच रहा है। तो उसे 20% का क्या, 20 रुपए का संपूर्ण व्यवहार में कितने होकर, संपूर्ण व्यवहार में इसकी सीपी कितनी हो जाएगी, 150, और सेलिंग प्राइस एसपी कितनी हो जाएगी, 160। यहां पर कितने का फायदा हो रहा है, 10 यूनिट का, लेकिन यहां कितने का फायदा हो रहा है, 10 यूनिट है, वो 20 रुपए के बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर, 2 के बराबर। तो बेट और बॉल का कुल विक्रय मूल्य कितना हो गया, तो कुल क्रय मूल्य कितना हो गया, इंटू 150। तो कितना आ जाएगा, 300 रुपये। कितना आ जाएगा, 300 रुपये। आसान प्रश्न था, बहुत आसान था। किस किस का हो गया था ये, अब ये प्रश्न भाई साहब बहुत मेहनत करवाई इस प्रश्न, क्यों करवाई, क्योंकि इसमें गड़बड़ थी। यहां जो 3 रुपए दे रखे हैं ना, कितने दे रखे, 3 रुपए, इसकी जगह आएगा 4 रुपए प्रति दर्जन की कमी। बस इसी वजह से इसने बहुत मेहनत करवाई। ठीक है, तो करते हैं इसको। प्रश्न दे रखा है कि यदि ओल पिन के मूल्य में 4 रुपए प्रति दर्जन की कमी हो गई तो 48 रुपए में 12 ओल पिन अधिक खरीदी जा सकती। मूल्य में कमी होने के बाद ओल पिनों का प्रति दर्जन मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखना कि एक दर्जन, एक दर्जन ओल पिन का मूल्य कितना है, ओल पिन का मूल्य, जैसे 8वीं 10वीं प्रश्न परीक्षा में करते थे ना, स्कूली लाइफ में ऐसे प्रश्न कि X रुपए, ठीक है। तो 48 रुपए में कितनी खरीदे जा 48 रुपए में कितनी खरीदी जा सकती है, तो 48/X दर्जन, कितनी, 48/X दर्जन। अब क्या हो रही है, 4 रुपए की कमी हो रही प्रति दर्जन में, ठीक है। तो 4 रुपए कमी होने के बाद में अब एक दर्जन का मूल्य कितना हो गया, एक दर्जन का मूल्य कितना हो गया, X-4। तो मुझे बताओ अब 48 रुपए के में कितनी खरीदी जा सकती है, 48/X-4।
दर्जन। ठीक है, पहले इतनी खरीदी जा रही थी, अब इतनी खरीदी जा रही है। 12 ओल पिन अधिक खरीदी जा सकती है। तो 12 ओल पिन का मतलब क्या हो गया, 12 जो ओल पिन है ना, ओल पिन, 12 ओल पिन का मतलब एक दर्जन। तो दर्जन में कितनी होती है, 12 होती है। तो एक दर्जन कितनी अधिक खरीदी जा सकती है, अधिक खरीदी जा सकती है। तो करो, यानी कि 48/x-4 - 48/x बराबर 1। ठीक, अब करते हैं इससे आगे। अब इसको सोल्व करो। तो भाई एलसीएम कितना आ गया, x(x-4), यहाँ इसे कट गया तो ये हो गया 48x, फिर माइनस x से x कट गया तो 48 को x से गुणा किए 48, और माइनस 48 को इससे गुणा किए तो प्लस में 48 को 4 से गुणा करेंगे तो 192 बराबर 1। ये 48x, तो ये कट गया, तो 192 बराबर x को x से गुणा किया और इधर भेज दिया, x² - 4x। तो मुझे बताओ x² - 4x और माइनस के कितना हो गया 112। ये एक द्विघात समीकरण बन गया। अब इस द्विघात समीकरण को क्या करना है, अपने को सोल्व करना है। तो मुझे ऐसी कोई संख्या देखनी है जिसका गुणा जोड़ने या घटाने पर तो -4 आना चाहिए, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 192 आना चाहिए। तो देखो कैसे होगा। एक संख्या मुझे याद आ रही 12 और 1 16। ठीक है, ये बहुत सारे प्रश्न करने के बाद ऐसा आइडिया लगेगा। तो 12 और लिख देते हैं, x² माइनस माइनस के 16x प्लस के 12x और माइनस के 192। तो मुझे बताओ x यहां से कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा x-16, प्लस 12 यहां से कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा x-16। ठीक है, एक गड़बड़ की है, ये -4 है ना। ठीक है, तो यहाँ x+12 और x-16 बराबर 0। तो x बराबर 1 तो आएगा -12 और 1x बराबर 16। तो ये माइनस वाला होगा नहीं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, x बराबर 16। कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें, 16 वाला आंसर। ठीक है, एक बार देख लेना इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है ना, करने में वगैरह में, या फिर इस समीकरण में देख लेना उल्टा तो नहीं किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जगह को खाली कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि जब अपन क्वेश्चन करते हैं ना, गड़बड़ हो जाती है। तो जब भी कोई ऐसा हो जाए ना, तो आप कमेंट कर देना, ताकि मैं आपका कमेंट पिन कर दूं। फिर जो भी नए देखने वाले होते हैं ना, तो उनको पता लग रही कि इस क्वेश्चन में थोड़ी कोई मानवीय भूल है, वो हो चुकी है, तो वो अपने हिसाब से सही कर ले। ठीक है ना, तो इतना आप कर सकते हैं। प्रश्न संख्या अगला देखो, 114 नंबर प्रश्न देखो। देखो फटाफट करते हैं भाई साहब, ये कलाम वाले प्रश्न कराने में हालत खराब हो जाती है सही में। स्टार्ट तो कर दिया, अब आपके कमेंट पर कमेंट आ रहे, करवाओ करवाओ, जब शुरुआत कर दी है तो पूरा करो। ठीक है ना, तो ये इतना आसान भी नहीं होता है कि मैं आया और कर दिया, पूरा दिन खराब होता है इसमें, क्योंकि सोल्व करो, फिर कहीं गड़बड़ हो गई, कुछ क्वेश्चन ऐसे दे देता है वो कि क्या ही बताऊं। देखो चलो अगला करते हैं, 114। पहली संख्या का 5%, दूसरी संख्या की 4% का योग, पहली संख्या की 6% तथा दूसरी संख्या के 8% के योग का 2/3 है। तो पहली संख्या है x, x का 5% प्लस दूसरी संख्या का 4% बराबर पहली संख्या का 6% और दूसरी संख्या का 8% का कितना है, 2/3 है। एक बात ध्यान देना, यहाँ भी परसेंट है, यहाँ भी परसेंट है, यहाँ भी परसेंट है, यहाँ भी परसेंट है, यहाँ से परसेंट कॉमन लेकर, यहाँ से परसेंट कॉमन लेकर दोनों को काट देते हैं। ठीक है, ये परसेंट गया, ये परसेंट गया, ये परसेंट गया। ये कैसे गया है, क्योंकि यहाँ से मैंने दोनों को कॉमन लिया, फिर इधर से मैंने दोनों को कॉमन लिया, तो बट्टा में मैंने काट दिया। परसेंट का मतलब होता है बट्टा में 100। यहाँ पर भी बट्टा में 100, 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 कॉमन लेकर 100 काट दिया। तो इधर क्या बचेगा, 5x और इधर बचेगा 4y बराबर 2
2/3 और 3 को इधर गुणा कर देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट ही करते हैं भाई। 3 को 5 से गुणा किया तो 15x प्लस 15x, और 4 को 3 से किया तो 12y बराबर 6 को 2 से किया तो 12x और प्लस 8 को 2 से किया तो 16y। तो 15 में से 12 गया तो 3x और 16 में से 12 गया तो 4y। तो x बट्टा y का मान कितना आ गया, 4/3। तो ये 1 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा ये। अब देखो 115 नंबर प्रश्न। 115 नंबर, यदि x माइनस वाई का 50% व x प्लस वाई का 30%, तो y x का कितने प्रतिशत है? यानी कि x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30%, ये बराबर है। तो ये परसेंट से परसेंट गया तो 50x माइनस 50y बराबर 30x प्लस 30y। तो मुझे बताओ 50 में से 30 गया तो 20x, और ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का, तो 50 और 30 कितने हो गए, 80y। तो 0 से 0, यहां से ये एक, तो x बट्टा y का मान कितना आ जाएगा, x बट्टा y का मान कितना आ जाएगा, 4/1। इन x का 4 और y का 1। अब क्या पूछा है, y x का कितना है, का किसके पीछे है, x के, तो x को रखना है नीचे, और y कितना है, 1 × 100, तो ये कितना हो गया, 25%। ये कितना हो गया, 25%। ये बहुत आसान प्रश्न था, इसमें ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा, आगे बढ़ रहा हूं। प्रश्न संख्या 116। क्या दे रखा है कि किसी वस्तु की के मूल्य में 16% की वृद्धि की गई, 16% की वृद्धि की गई, बाद में बढ़े हुए मूल्य में 8% की कमी कर दी, और वस्तु का अंतिम मूल्य कितना है, 1 रुपए हो, तो प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है। तो देखो यहां से देखना, कोई वस्तु थी 100 रुपए की, तो सबसे पहले तो उसमें R% की वृद्धि की, तो 100 प्लस R/100 की वृद्धि की होगी। यानी कि कोई वस्तु पहले x थी, कोई x थी, और उस पर कितने की वृद्धि की, R% की वृद्धि। फिर क्या क्या, R% की कमी कर दी, तो 100 माइनस R/100 वृद्धि कर दी, तो उसका अंतिम मूल्य कितना हो गया, 1 रुपया हो गया। तो इसको करो सोल्व, x 100 प्लस R, 100 माइनस R, यानी a प्लस बी, a माइनस बी, तो कितना हो गया, 100 का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर बट्टा 100 को 100 से गुणा किया तो कितना हो गया, 10,000 बराबर 1। x का क्या हो जाएगा, ये साइड जाएगा, विपरीत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, बट्टा में माइनस R²। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, ये 4 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 117। प्रश्न संख्या 117 क्या दे रखा है, एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने ए को मत दिया, यानी कुल 100 मतदाता थे भाई, 100 में से ए को कितने मत मिले, 30 मत मिले। शेष के 60% मतदाताओं ने बी को दिया, शेष के यानी 30 इसको दे दिया। अब कितने बचे, 70 बचे, 70 का 60% किसको दिया, बी को दिया। तो 2 0 से 2 0, 7×42, तो बी को कितने वोट मिले, तो बी को वोट मिले हैं 42, ए को कितने मिले, 30 मिले, तो ये 70 हो गए। ठीक है, ये हो गया। अब बी को मत दिया, शेष मत का प्रयोग नहीं किया, तो मत का प्रयोग जो नहीं करने वाले हैं, मत का प्रयोग नहीं करने वाले कितने हो गए भी, 30 ये हो गए, 42 ये हो गए, कितने हो गए, 72 72, और पीछे कितने बचे, 28 ने क्या किया, मत का प्रयोग नहीं किया। तो ए को मत देने वाले 30 और मत का प्रयोग न करने वाले 28 का अंतर कितना है, 1200। तो इसका अंतर कितना है, 2 यूनिट, और किसके बराबर है, 1200 के बराबर। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 600। ज्ञात क्या किया, कितने मतदाताओं ने इस चुनाव में मत का देने का अधिकार था, यानी 100 का। तो 100 यूनिट को इसमें क्या कर देते, गुणा कर देते, तो कितने आ जाएंगे, 60,000। कितने आ जाएगा, 60,000 इसका सही आंसर। अब तो 3 ही प्रश्न। भाई साहब ये प्रश्न, इतनी कोई कैलकुलेशन करवाता है क्या, फिर मैंने इसमें कैलकुलेटर का सहारा लिया है। ठीक है,
देखो ऐसा कोई प्रश्न होता तो मैं तो एग्जाम में छोड़ता भाई साहब। अगर कोई आधा घंटा लास्ट में पूरा होने के बाद देखता कि कितना टाइम बचा है, क्या इसको कैलकुलेशन में देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ठीक है, इतनी भी नहीं करवानी चाहिए कैलकुलेशन। एसएससी का पेपर थोड़ी ले रहे हो आप। ठीक है, अब देखो तीन पियानो क्रम से 300 रुपए, 540 रुपए और 500 रुपए में बेचे, तो इस पूरे पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है? 5% का लाभ हुआ है। यानी कि तीनों को जोड़ के 5%, तीनों को जोड़ो, 540 और 500 कितने हो गए? 1040 और 300, यानी कि 1340 रुपए में जब बेचा है ना तीनों को एक साथ में, तो उनको 5% का लाभ हुआ है। तो इसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो 100/105, 100/105। अब क्या करें? अब इसमें अलग अलग, पर देखो अलग अलग बताया कि प्रथम पियानो पर 4% की हानि हुई, तो प्रथम पियानो कितना था? प्रथम पियानो का क्या हो जाएगा? 4% की हानि हुई है, तो 100/6। दूसरे पियानो पर 7/1/2, 7/1/2 यानी 7.5% का लाभ हुआ है, 7.5% का लाभ हुआ है। दूसरा पियानो था 540 का, 540 में बेचा है, तो 7.5% के लाभ पर बेचा है, तो ये हो गया 100/107.5 प्लस 500 गुणा इस पर क्या कर कि तीसरे पियानो पर कितना लाभ हुआ है, तो 100/100, 100 + x, ये अपने को ज्ञात करना था। अब इसको सोल्व किया है, अब इसको सोल्व किया है, तो सबसे पहले तो यहां से ये एक जीरो और ये दो जीरो, तो 3 जीरो इधर कॉमन ले लिया, 3 जीरो कॉमन ले लिया, 3 जीरो कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचेगा? 134/105 बराबर, इधर से भी 3 है वो जीरो कॉमन ले लिया, 3 जीरो कॉमन लेने से यहाँ 30 बचेगा, यहाँ 96 बचेगा, प्लस ये 3 गया कॉमन, तो 54/107.5, तो इसको भी यहाँ ऐसे कर देते हैं, और यहाँ से 3 कॉमन लिया, तो क्या बचेगा? 50/100 + x, तो ये एक जीरो से कट गया। अब मैंने यहाँ डायरेक्ट गुणा किया, इसको जब इस पे गुणा किया तो 1.27 आया, इसको जब इससे गुणा किया तो 0.31 आया, 0.50 आया, और प्लस 50 प्लस, इनको जोड़कर इसमें से घटाया तो कितना बचा? 0.46, और बट्टा में कितना आ जाएगा? 0.46 बराबर 50 और 100 + x, यहाँ हटा तो जीरो लग गया। ठीक है, अब इसको जब सोल्व किया तो 4600 वज्र गुणा किया प्लस 46 बराबर कितना हो गया? 5000। 4600 में से ये 46x है, सॉरी, 46x बराबर कितना हो गया? 5000 में से 46 हो जाएंगे तो 4, तो x का मान आएगा 8.69 कुछ। ठीक है, ये वाला 2 नंबर से। तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन मुश्किल थी, थोड़ी क्या बहुत मुश्किल थी, तो मुझसे तो ये कैलकुलेशन हुई नहीं, लेकिन आपको तरीका बता दिया है, अगर आसान कैलकुलेशन आए तो इस तरीके को ऐसे करना है। ठीक बात। अब देखो प्रश्न संख्या 119, अब केवल दो प्रश्न बचे। एक बेईमान विक्रेता अपने सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है कि मैंने जितने में खरीदा उतने में बेचा, तो उससे 20% का लाभ होता है, 25% का लाभ होता है। 25% का मतलब कितना हो गया? 1/4, यानी कि कोई वस्तु 4 की बेची, 5 का लाभ कमा रहा है। कितने का कमा रहा है? 5 का लाभ कमा रहा है। जैसे ये तो वस्तु का हो गया, ये तो वस्तु की हो गई लागत, ये तो वस्तु की हो गई लागत। तो अब वस्तु का भार कितना हो जाएगा? भार कितना हो गया? इसका विपरीत हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया। अब 1 किलोग्राम में बदले में कितना वजन है वो तोलता है, तो 5 जो है वो किसके बराबर है? 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 5 यूनिट है 1000 के बराबर, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? 200 के, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 800। देखो 25% का लाभ कमा रहा है, यानी कि 4 की वस्तु 5 में बेच रहा है। ठीक है, 4 रुपए की वस्तु 5 रुपए में बेच रहा है, तो भार इसका क्या हो जाता है? विपरीत हो जाता है, यानी कि 5 और 4। 5 यानी कि 5 का था, वो 4 ग्राम में बेचा, 5 ग्राम का था और अब 4 ग्राम बेचा, तभी ये लाभ प्राप्त हुआ। 5 ग्राम था यानी कि 1 किलोग्राम,
यानी 1000 ग्राम के बराबर, तो 4 का बराबर कितना हो जाएगा 800। तो ये 3 आंसर नंबर हो गया 3। अब देखो अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न क्या दे रखा है, हाँ प्रश्न दे रखा है, रश्मि अंकित मूल्य के 9/10 भाग में एक खरीदती है कुक। तो ये सीपी हो गया, यानी कि रश्मि अंकित मूल्य की यानी मार्क प्राइस के 9/10 भाग क्रय मूल्य पर खरीदती है। तो मुझे बताओ मार्क प्राइस और सीपी का अनुपात क्या हो जाएगा। मार्क प्राइस और सीपी का अनुपात कितना हो जाएगा 10/9। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं, अंकित मूल्य से 8% ज्यादा में बेच रही, एसपी बताना, एसपी 8% ज्यादा पर बेच रही। तो मैं बता दूं यहाँ 100 कर दूं, यहाँ 0 लगा दूं, तो आसान होगा, क्योंकि मार्क प्राइस से 8% ज्यादा में बेच रही, तो कितने में बेच रही 108 में बेच रही। तो अब अपने पास मार्क प्राइस आ गया, सेलिंग कॉस्ट प्राइस आ गया और सेलिंग प्राइस आ गया। तो ज्ञात क्या करना है, लाभ। तो लाभ क्या होता है, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस, यानी कि 90 की वस्तु कितने में बेच रही 108। वापस से देखना कि अंकित मूल्य का 9/10 भाग है इसका क्रय मूल्य के बराबर। तो यहाँ एमपी और सीपी का अनुपात आ गया 10:9। तो मैंने यहाँ 0 लगा दिया, क्योंकि यहाँ 100 से 8% में वृद्धि करना आसान होगा। तो यहाँ मार्क प्राइस से कितना 8% ज्यादा में बेच रही है, यानी कि 100 वस्तु 108 में। तो यहाँ लाभ कितना होगा, लाभ हमेशा सेलिंग प्राइस पर, कॉस्ट प्राइस पर होता है, यानी कि क्रय मूल्य पर होता है। 90 की वस्तु 108 में, तो कितने का लाभ 18 का लाभ, किस पर 90 पर। तो 100 पर कितना, 0 से 0 गया, 9 से ये 2 बार, तो कितना आंसर आ जाएगा 20%। कितना आंसर आ जाएगा 20%। तो ये हो गए सारे के सारे प्रश्न। ठीक है, तो एक दो बात कर लेते हैं। देखो आप क्लास को अगर आप देख रहे हो, पूरी देख रहे हो, तो आपका भी फर्ज बनता है कि मैं इतनी मेहनत करके या क्लास आपके सामने ला रहा हूँ, बस आपको एक लाइक करना है। ठीक है, मैं जब जब भी क्लास लेता था ना, तो देखो सामने वाले को अगर अपन, देखो पहले गुरु की दक्षिणा होती थी, जो पैसों में या किस हिसाब से भी देते थे। तो यहाँ यूट्यूब पर क्या है, वो दक्षिणा आप लाइक के रूप में दे सकते हैं। अब लाइक और नए जितने भी हैं सब्सक्राइब कर देना, और एक कमेंट अच्छा सा कर देना, ताकि मुझे क्या है कि मोटिवेशन मिलता रहे कि आपकी क्लास, मेरी क्लास का वेट आप बेसब्री से कर रहे हैं। ठीक है, ताकि मैं और अच्छे से मेहनत करके और अच्छे तरीके लाकर आपके सामने समक्ष है वो प्रस्तुत कर सकूं। तो आज के लिए बस मेरे पास इतना ही है। जय हिंद, धन्यवाद।